एजुकेशन सिस्टम, ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा पागल रहते हैं, खास करके इंडिया के सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ इंडिया में एजुकेशन को इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग किया जाता है, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यू कर दिया गया है एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। यहाँ के लोगों को माइंडसेट ऐसा है। भाई मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में ना, ये कोई दूसरे वीडियो की तरह नहीं होने वाला, ठीक है। आज की इस वाली वीडियो में मैं पूरा काला चिट्ठा खोलने वाला हूँ इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास की, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे बेसिकली हम बात यही करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम होता क्या है। तो भाई आप सभी लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को ना सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था पर्शिया और रशिया के वॉर के बाद। जब पर्शिया ने अपने जो सोल्जर्स थे, जब वो लोग अपने हेड की बात नहीं मान रहे थे, तब जो पर्शियन आर्मी के जो हेड कमांडर थे उन्होंने नोटिस किया कि ये जो मेरे सोल्जर्स हैं ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। इसके वजह से वो लोग रशिया से वॉर हार गए थे, सिर्फ इसी कारण से। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन से उन्होंने उन बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग किया कि सिर्फ तुम्हें एक व्यक्ति की बात माननी है और सिर्फ वो जो व्यक्ति जो बोलता है तुम्हें सिर्फ वही करना है, और वो व्यक्ति होता है उनका टीचर। और वो जब किसी जॉब में जाते हैं, किसी कॉर्पोरेट लेवल जगह में जाते हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है वो टीचर से हटकर उनका बॉस या लीडर हो जाता है। तो यही मेन कॉज था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, फिर फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में, फिर जो भी बेस है एजुकेशन सिस्टम का, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को डिराइव किया गया था फर्स्ट टाइम। अब एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है 1772 में, जब रॉकफेलर, ठीक है, इस बंदे का नाम याद रखना है, सबसे बड़ा गुंडा है इस इंडस्ट्री का, ठीक है। रॉकफेलर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि दुनिया का नंबर 1 बिलियनर माना जाता था। नंबर 1 यानी फर्स्ट बिलियनर जो कि बना था उस समय में, किससे, बिजनेस के द्वारा, ठीक है। तो जो रॉकफेलर था उसको अपने फैक्ट्री के लिए वर्कर चाहिए होते थे, और उसको एक स्किल्ड वर्किंग क्लास लोग नहीं मिल पा रहे थे जो कि उसकी ऑयल की फैक्ट्री में, टेक्सटाइल की फैक्ट्री में, मेडिकल की फैक्ट्री में जाके काम कर सके। तो उसने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट के पास जाके उनको एक अपोलोजाइजेशन लेटर साइन किया उन्होंने के साथ, उनको बताया कि मेरे को अपने फैक्ट्रीज के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। पर डायरेक्टली तो यह जाके नहीं बोल सकता कि मैं एजुकेशन सिस्टम खोलूँगा जिससे मेरे को एक स्किल्ड लेबर मिल सके। उसने बोला कि मेरे को लोगों को एजुकेट करना है। उसने डायरेक्टली ये जाके नहीं कहा यूएस गवर्नमेंट से कि मुझे स्किल लेबर चाहिए, उसका माइंडसेट वही था कि मेरे को लेबर चाहिए, ठीक है। पर उसने यूएस गवर्नमेंट में जाके कहा कि मुझे लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को भला करना है जिससे उनको जॉब मिल सके। अब कोई भी गवर्नमेंट होगी वो तो यही सोचेगी ना, मेरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अब मेरे लोगों को फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि एंड तो वोट आप ही को देना है, ठीक है। पब्लिक आप ही लोग को देना है वोट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एनजीओस को फंड करना चालू किया, उन्होंने एनजीओस को पैसे देने चालू किया, और यूएस के अलग अलग जगह में वो जो है एजुकेशन सिस्टम यानी कि को लागू किया गया। अलग अलग जगह स्कूल्स खोले गए, कई जगह यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई ताकि लोगों को हाईली एजुकेट किया जा सके और एक सो कॉल्ड एजुकेटेड मैन यानी कि वर्कर बनाया जा सके, ठीक है। होप इतना आप सभी लोगों को क्लियर रहा होगा। ये बहुत ही काली हिस्ट्री है जो कि शायद ही कोई बताया होगा यूट्यूब में आज तक, पर मैं ये कर्ज रखता हूँ कि आपको ये वाली जो वीडियो है इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की नहीं पड़ेगी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन एंड फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। आपने कभी भी ये कहते हुए नहीं सुना होगा लोगों को कि मैंने भाई बहुत पढ़ लिख लिया, अब मैं तो पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, लेकिन भाई मेरे को करोड़ों की नौकरी नहीं लग रही है। भाई आपको बचपन से एक ही सपना दिखाया जाता है कि भाई मुझे करोड़ों की नौकरी अगर तुझे चाहिए तो मुझे बेस्ट टू बेस्ट नंबर लेके आने हैं एजुकेशन के ऊपर, अपने क्लास में, अपने जो भी मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं कोर्सेज में पढ़ रहा हूँ उसमें मेरे को बेस्ट नंबर लेके आना है, उससे मेरे को बेस्ट से बेस्ट नौकरी मिलेगी। जबकि रियलिटी क्या है, ठीक इसके उल्टा। जो व्यक्ति सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम के बेस के ऊपर रिलाई रहता है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिलाई करता है, भाई वो व्यक्ति जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम आपको ऐसी बांधती है कि आपको कोई दूसरी चीज़ सीखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। मैं समझाऊंगा आगे क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है।
तो आप समझो भाई, ये एजुकेशन आप करोड़ों रुपए लगा के किसी भी फील्ड में जाते हो और आपको बेसिक सैलरी, जैसे आप आईआईटी चले गए, ठीक है, वहाँ तो बेसिक सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या आपको लगता है 100% लोग, बच्चे, स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या आईआईटी जेईई क्लियर कर पाएंगे? भाई आईआईटी आप जाओगे, कितने बच्चे जाते हैं आईआईटी इंडिया में? सोचो, आपने शायद एक वेब सीरीज़ है, कोटा फैक्ट्री नाम की एक वेब सीरीज़ है, उसमें यही चीज़ को बहुत ही खतरनाक लेवल से पोर्ट्रे किया गया है कि व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले भाई, 99.99% लोग बच्चे लोग हैं वो आईआईटी कभी नहीं पहुंच सकते। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन याद आती है मेरे को कि में सीट्स नहीं हो पाएगा। पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं, अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईआईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। अगर इंडिया में सिर्फ 90% आने वाले बच्चों के अगर एग्जाम्स कराए जाएं तो भी सिर्फ 1% बच्चे हैं जो कि आईआईटी पहुंचेंगे। तो अब इतना ज़्यादा मुश्किल है आईआईटी पहुंचना, या फिर जेईई क्लियर करना, या फिर नीट का जो क्लियर करना, ताकि हमें एक एम्स लाइक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। अब इंडिया का एक बहुत ही घटिया और काला सच मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं जानते हो? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट तो इतनी ज़्यादा करप्ट है, इतनी ज़्यादा मतलब फॉल्स सेंस वाली है कि लोगों को तो, जो थोड़े से भी अच्छे इनकम वाले लोग हैं, मिडिल क्लास जनरली मैं बोलना चाहूँगा, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे। और इसी कारण से जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो अपनी मनमानी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पावर उनके हाथ में होती है, लेकिन जनरली पावर पेरेंट्स के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन पावर उनके हाथ में होती है क्योंकि पेरेंट्स के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है उसके बाद। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो बच्चा आवारागर्दी ही सीखेगा, साफ बात में बोलूँ तो। ना ही यहाँ ढंग की पब्लिक फैसिलिटीज़ है, ना ही ढंग का एजुकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ भी नहीं मिलता इंडिया में। साफ रियलिटी चेकिए तो यहाँ होता ये है कि स्कूलिंग तो पूरा प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, पर कॉलेज चाहिए वो तो सरकारी चाहिए भाई, बाबुओं को सरकारी चाहिए भाई, पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि वहाँ फीस बहुत कम रखती है। अब प्राइवेट कॉलेज में जाओगे भाई, कोई भी डॉक्टरी फील्ड में जब चले गए आप, या फिर आईआईटी में चले गए भाई, करोड़ों रुपए लगता है। वहाँ कसम बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए लगता है। और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आपको 100% सक्सेस भी नहीं है कि आपको 100% आपको श्योरता भी नहीं देते हैं कि आप लोग को प्लेसमेंट लग ही जाएगा। तो करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या मतलब हुआ? एक बार बताओ, सोच के देखो आप ही, तो आपको पता चल जाएगा। तो यही सबसे बड़ा फेलियर हो जाता है कि 99% एजुकेशन जो 99% जो एजुकेशन जो बच्चे लोग कर रहे हैं, जो 99% जो स्टूडेंट्स हैं, 1% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कि टॉपर्स हैं, 99% जो स्टूडेंट हैं उन लोग का क्या? चलो 1% टॉपर्स हैं, वो लोग तो अच्छी खासी नौकरी कर ले रहे हैं, उन लोग को मिल रहा है भाई 1.2 करोड़। भाई जो आप पैकेज सुनते हो ना करोड़ में, भाई वो बहुत रेयर होता है। 1 से लेकर 10 बच्चों को ही पर बैच में वो पैकेजेस मिलता है, बहुत रेयर होता है। समझ में आ रहा है? तो जो 1% बच्चे हैं उनमें से भी 0.01% बच्चे लोगों को करोड़ का पैकेज मिलता है। तो आप एक बात समझेंगे कि आप कोई भी कॉलेज में जाओगे, कोई भी आप जगह में जाओगे, आपको ये पता चलेगा कि भाई वहाँ का जो मार्केटिंग है वही बच्चे उनके प्रोडक्ट हैं। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 इज द डार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। आज की इस वाली वीडियो को आप सभी लोग को अभी तक लग रहा होगा कि ये सब बातें हमको लोग को सुनी सुनी लग रही है भाई, तो अब नहीं लगेगी मेरे भाई। अब आप लोग बीच में पहुंच चुके हैं ना, वीडियो के अंत तक देखते रहना भाई। आपको ये आज की वाली वीडियो में ये बातें आप समझो। एक बात कि अगर आपका स्कूल, मान के चलो आप फेल हो जाते हो क्लास में, आपको मजाक बनाया जाता है, आप फीस नहीं देते हो, आपको मजाक बनाया जाता है, आप वहाँ के प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल फॉलो नहीं करते हो, आपको मजाक बनाया जाता है। क्यों मजाक बनाया जाता है भाई? आप भी तो इंसान हो ना। को टॉपर्स का मजाक नहीं बना, लेकिन एवरेज बच्चे का मजाक बना रहे हैं लोग, टीचर्स खास करके ह्यूमिलेट करते हैं बच्चे लोग को। फीस नहीं भर रहा भाई, फीस नहीं भर रहा, क्या स्टूडेंट की क्या गलती है उसमें? गलती तो उसके पेरेंट्स की है ना। तो भाई स्टूडेंट्स को क्यों जबरदस्ती ह्यूमिलेट किया जाता है? जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर राइट है, प्रॉपर लॉ है कि आप बच्चे लोग को नहीं ह्यूमिलेट कर सकते हो, नहीं मार सकते हो। लेकिन आपको पता है ये कितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली से फॉलो किया जाता है इंडिया में।
भाई इंडिया के जो लॉस है, नियम है ना, बहुत कमज़ोर है भाई, सही बता रहा हूँ। यहाँ बच्चे लोग मर भी जाए ना तो भी आपकी स्कूल्स कॉलेजेस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ देयर बिजनेस। क्योंकि वो कोई एजुकेशन, कोई ज्ञान का मंदिर नहीं है, वो एक धंधा का जगह है। स्कूल जनरली एक बिजनेस है जो कि आप रन कर रहे हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा रन किया जा रहा है। इंडिया में 60% ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं वो सभी MP MLS जो भी बड़े बड़े लोग, नेता लोग बैठे हैं, उन लोग के द्वारा ओन किया जाता है। और उनको घंटा पर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फेल होते हैं कि पास होते हैं एग्जाम्स में। उनको बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि आपका जो पैसा उनके पास फ़ी के फॉर्म में पहुंच जानी चाहिए टाइम टू टाइम। हम उनको इस बात से घंटा भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पास हो, फेल हो, MTech कर रहे हो, BTech कर रहे हो, PhD कर लिया, कुछ भी कर लिया, आपकी 1 करोड़ की नौकरी लगी, 1.5 करोड़ की नौकरी लगी, कुछ भी उनको घंटा भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो आपके जीवन में। आप मर भी जाओगे ना, कॉलेज लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। ये डार्क चेक रियलिटी है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या दिक्कत है जानते हो? ये सभी तो जितनी भी प्रॉब्लम्स, ये सभी तो फेलियर्स है ना हमारी एजुकेशन सिस्टम की। अब आपको मैं एक सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 10th क्लास, जिसको फाउंडेशन ईयर बोला जाता है किसी भी करियर के स्टार्टिंग का, क्योंकि यही सबसे फर्स्ट क्लास होता है जो कि आपका बेस बनाती है। और आपको इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का रियलिटी अब मैं बताता हूँ। 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ये आप एक बार बुक्स देखो, इतनी बुक्स है, देखो एक बार मैं बताता हूँ, इतनी बुक्स हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम 10th क्लास, ये जनरली स्टेट बोर्ड्स की बुक है, ये जनरली स्टेट बोर्ड्स की बुक है। इतनी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी तब जाके आप 10th क्लास में अच्छे नंबर ला पाओगे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इतनी बुक्स आप पढ़ो भी लोगे, ठीक है, इतनी बुक्स आप पढ़ लोगे, तो आप एक बात बताओ, इतनी बुक्स आप पढ़ोगे दिन में, इतनी सारी बुक्स मैंने अभी आपको दिखाई स्क्रीन के ऊपर, इतनी बुक है जो कि 10th क्लास के बच्चे को पढ़नी पड़ती है, और इसमें मैंने कॉपी इंक्लूड्स नहीं किया है, ठीक है। इतनी बुक आप पढ़ोगे तब जाके आपको एक अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक चीज़ सोचो, अब हमें तो सॉल्यूशन के बारे में पता चल, प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चल गया कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक 10th क्लास का बच्चा, आप ही सोच के देखो, एक 10th क्लास का बच्चा जो कि स्कूल जा रहा है डेली, एक जनरली उन लोग का टाइम टेबल क्या होता है आपको मैं बताऊँ। मान के चलो 8 बजे भी बच्चे का स्कूल है, तो बच्चा 6 बजे उठ रहा है, नाश्ता पानी कर रहा है, फिर स्कूल जा रहा है, स्कूल के लिए निकल रहा है, तो उसके लिटरली 8 घंटे तो सिर्फ स्कूल में चले जाते हैं। और फिर 90% ऑफ बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वही एवरेज स्टूडेंट है, तो 2 घंटे ट्यूशन, तो कितने हुए 10 घंटे। फिर बच्चे कितना है भाई, 8 घंटा तो सोना है, हर बच्चे को 8 घंटा तो सोना ही है ना। 8 घंटे जनरली सोता ही नहीं है बच्चे लोग, किसी लोग को देखता हूँ 6 घंटे 5 घंटे ऐसे ऐसे सोते हैं भाई, तो उसको छोड़ो। तो भाई दिन के 11-12 घंटे सिर्फ स्कूल और ट्यूशन में ही उनके वेस्ट हो जा रहे हैं। फिर अब बच्चा खाएगा, पिएगा, नहाएगा, धोएगा, उसमें भी 2-3 घंटे लगेंगे ना। थोड़ा बहुत रील्स देख रही है, शॉर्ट्स देख रही है, आराम भी करेगा थोड़ा बच्चा। तो अब ये सबको घटाओगे तो 1 से 2 घंटा बचता है, और 1 से 2 घंटा में फिर आ जाती है होमवर्क्स, आपकी ट्यूशन की होमवर्क्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कॉपी कंप्लीट करो, ये करो, फलाना करो। ये सब चीज़ के बाद बच्चे के पास कितना टाइम बच जाता है, आप मेरे को खुद बताओ, कितना टाइम बच रहा है बच्चे के पास? 1 मिनट भी नहीं बच रहा है बच्चे के पास। तो कहाँ से वो एक नई स्किल सीखे और कहाँ से एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से आप बाहर निकले आएगा बच्चे, ये बताओ मेरे को। आप सभी लोग बहुत रिलेट कर पा रहे होगे इस टाइम टेबल से। और जो लोग बैचलर हैं उनका तो फिर और मैं क्या ही बोलूँ भाई, उनको तो खाना भी बनाना होता है, फिर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, फिर अगर आप थोड़े फिटनेस फ्रीक हो तो आप जिम्स भी जाते होंगे तो जिम भी जाओ, और कहाँ टाइम बच रहा है बताओ। तो ये है सबसे बड़ा फेलियर हमारी एजुकेशन सिस्टम का मेरे भाई। सो होप आज की इस वाली वीडियो में आपको पूरा काला धंधा समझ में आया होगा एजुकेशन सिस्टम का, बट वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। अब ये सभी बात तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स हो गई, और आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से भी मैंने आपको बता दिया क्या कैसे हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, लोगों का बहुत ही घटिया फेलियर हो रहा है। बट अब हम सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। आप वीडियो का एंड मत समझ लेना, आप सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो कि 10th में, 12th में, 11th में, जो भी क्लास में आप हो, तो आप सबसे पहले 1 घंटा को निकालो यार, 23 आवर्स में से 1 घंटा निकालो, सिर्फ 1 घंटा। भाई मेरे को पता है कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन 1 घंटा निकालो यार, जनरली निकल जाएगा 1 घंटा, ठीक है। थोड़ी स्क्रॉलिंग कम कर दो, थोड़ा सा बाहर घूमना थोड़ा सा कम कर दो यार, ज़्यादा 10 से 15 मिनट सब जगह से कम करोगे तो 1 घंटा आराम से निकल जाए। प्लीज़ सर 1 घंटा निकालो दिन का, और एक ऐसी स्किल जो कि आपको पसंद है, जेन्युइनली पसंद है। आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, म्यूज़िक हो सकती है, आपकी ड्राइंग हो सकती है, या फिर आपकी फिटनेस हो सकती है, कोई भी ऐसी कैसी स्किल भाई उसमें पकड़ो और उसमें टॉप 0.1% में आओ। आप टॉप 0.1% में आओगे ना भाई, इस एजुकेशन सिस्टम का गाड़ फाड़ के रख दोगे। मैं आप सही बता रहा हूँ भाई, ये एजुकेशन सिस्टम का आपको रिलाई ही नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने अभी अपना टाइम मैनेज कर करके अपना पूरा बिजनेस के बारे में डीप तक घुसा हूँ। आप भी घुस सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि आप एक साइड इनकम बनाने की सबसे पहले सोचो भाई, क्योंकि आप ये जितना भी यूजलेस इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो ना, आपको कहीं काम नहीं आएगा। आप मनी के बारे में पढ़ो, फाइनेंस के बारे में पढ़ो भाई, टेक के बारे में पढ़ो, क्योंकि वही फ्यूचर का गोल्ड है, फ्यूचर जनरेशन का गोल्ड वही है। क्योंकि अगर आपके बारे में, टेक के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, या फिर कोई भी जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, AI से आ रहे हैं, भाई AI तो कितना ज़्यादा बूम हो रहा है ना भाई, बोल रहे हैं सब लोग AI बबल। भाई AI की बबल नहीं है, AI फ्यूचर है भाई। एज ए AI नेटिव इंजीनियर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप AI को सीख लोगे ना भाई, आपको 40-50 LPA तो बहुत कॉमन है भाई आपके पास। आपको थोड़ी सी कोडिंग आनी चाहिए, और कोडिंग का मतलब बेसिक आनी चाहिए आपको, और आप AI पूरा अच्छे से सीख जाओगे, एक AI नेटिव इंजीनियर बन जाओ। 40 से 50 LPA की जॉब आपकी फिक्स्ड है, ठीक। थर्ड पॉइंट ये कि आप थोड़ा सा अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि शरीर आपका सच्चा साथी है भाई, मैं सही बता रहा हूँ भाई। 10 साल हो गए मेरे को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हुए, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स, क्योंकि 2 साल में होने वाला है यार, गिन नहीं रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। 10 साल नहीं हुए, 8 साल हो गए, ठीक है। तो 8 साल अप्रॉक्सीमेटली मेरे को हो गए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। मैं आप सभी लोग को सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ भाई, अगर आपका बॉडी हेल्दी रहेगा तब जाके आप कुछ हेल्दी चीज़ कर पाओगे अपने जीवन में। हेल्दी चीज़ से मतलब आपकी फाइनेंस में, आपका कोई भी काम है उसमें आप महारती हासिल कर पाओ जब आपका बॉडी सही रहेगा। तो सबसे पहले बॉडी को सही करो, फिर आपको माइंड को सही करो, फिर आपकी परिस्थिति को सही करो। होप सो आज की इस वाली वीडियो के आपके सारे पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे, और मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बताने यार आप कौन से पार्ट से, कौन सी चीज़ से आपने रिलेट किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अंत तक देखा तो नीचे कमेंट में कर देना यार, अंत तक देखा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं अंत तक देखा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग, कीप हंसलिंग एंड कीप ग्रोइंग ऑन योर लाइफ। बाय।